नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवारों के हलफनामे के बाद सियासी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। क्या ये चुनाव अब क्लीन इमेज बनाम स्ट्रॉन्ग एसेट्स की लड़ाई बन गया है और 10% मुस्लिम वोट किसका खेल बनाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप E20 पेट्रोल वाले वीडियो को लेकर कानूनी विवाद में घिर गए हैं। उसके अलावा हम तीसरा जो हमारा विषय है उस पर हम बात करेंगे। बिहार में 1.44 लाख करोड़ रुपए का जो है वो रैपिड रेल परियोजना ने नई उम्मीद जगा दी है। तो क्या ये प्रोजेक्ट राज्य की तस्वीर बदल देगा या अभी फिलहाल लोगों को लंबा इंतजार करना होगा? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नमस्कार। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ही बात कर लेते हैं पहले। अब ये पूरी तरह से ये हाई प्रोफाइल मुकाबला बन चुका है। आरजेडी की रेखा गुप्ता और बीजेपी के अभिषेक कुमार ने नॉमिनेशन दाखिल किया। प्रशांत किशोर 11 जुलाई को पर्चा भरेंगे, यानी कल। तो एफिडेविट में दोनों उम्मीदवारों की तस्वीर काफी अलग दिखी। रेखा गुप्ता ने परिवार की 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट और 3 करोड़ से ज्यादा का लोन और एक पेंडिंग क्रिमिनल केस घोषित किया है। उसके अलावा अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार को देखें तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, 10 लाख का बैंक लोन है और कोई क्रिमिनल केस नहीं होने की जानकारी दी गई है उसमें। तो क्या बांकीपुर में जिस तरह से चुनावी नैरेटिव है अब बदलने वाला है? क्या बांकीपुर में जिस तरह से हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि क्लीन इमेज बनाम स्ट्रॉन्ग एसेट की जो लड़ाई है वो होने वाली है? देखिए, भाजपा के कैंडिडेट के बारे में तो स्पष्टता से लोग बता रहे हैं कि एक ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है उनको इस बार भाजपा ने टिकट दिया है। संपत्ति भी उनका जो उन्होंने घोषित किया है 19 लाख कुछ रुपए की है। एक अति साधारण परिवार का एक कार्यकर्ता जो जमीन पर है, जिसकी छवि साफ सुथरी है, उनको टिकट दिया गया है। रह गई आरजेडी कैंडिडेट की बात, तो बिल्कुल उनकी संपत्ति के बारे में तो है, अधिकृत तौर पर जो चीजें आ रही हैं। और आरजेडी में भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर के बहुत कुछ सहज नहीं। सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, जहानाबाद से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि कौन है रेखा गुप्ता, मैं तो जानता भी, मैंने कभी नहीं देखा है आरजेडी के कार्यक्रमों में। भाई वीरेंद्र जी ने भी सवाल उठाया था, जो इनके विधायक हैं। तो रोहिणी आचार्य आज फिर एक बार घेरी है आरजेडी को कि केवल आरजेडी संजय यादव के इर्द गिर्द ही घिर करके रह गई है। तो आरजेडी तो पहले अपने से ही घिरी हुई है, स्पष्टता नहीं है। एक जो सवाल आपके हैं छवि का, छवि आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखता है। अगर छवि मायने रखता तो संसद हो या विधानसभा हो, वहां तो अच्छी छवि वाले लोग पहुंचते। चुनने का अधिकार जनता को है। जनता इन सब चीजों पर बहुत कनेक्ट नहीं होती है। अब इस चीज को किनारे कर दिया गया। इनकी छवि साफ सुथरी है, स्वच्छ है, इनकी छवि दागदार है। अब कितने दागदार लोग संसद में हैं, कितने दागदार लोग विधानसभा में हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति अरबपति है, कोई व्यक्ति बस लाखों में उसके पास संपत्ति है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनता के बीच में जिसकी उपस्थिति है। बीजेपी के कैंडिडेट का प्रेजेंस है जनता के बीच में, चूंकि एक सामान्य कार्यकर्ता है। 27 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बूथ लेवल पर उसकी पहुंच है, घर घर में उसका आना जाना होता है। इस लेवल पर अगर आप कहेंगी तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो मजबूत दिखता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग जो जमीन पर होते हैं, फर्श पर होते हैं, ऐसे लोगों को जनता पसंद कर देती है। उनका हाँ, एक प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ नहीं बन पाएगा। अदरवाइज तो अब तो धन ही परिभाषा हो गई है। बाहुबल, धन बल, इसके आधार पर लोग चुनते हैं अपना प्रतिनिधि। स्वच्छ साफ सुथरी छवि
समाज में अब उसका कितना महत्व है इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो जनता उन चीजों को किनारे कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट एक साधारण परिवार से निकल करके अगर उम्मीदवार बनने तक की अगर यात्रा उसने तय की है, तो बांकीपुर के जनता अगर चुनती है तो उनके लिए एक वैसा उम्मीदवार प्रतिनिधि बनेगा जो उम्मीदवार उनके बीच का होगा और उसकी पहुंच वहां तक होगी, जनता आसानी से उनसे मिल जुल सकेगी। ये एक आधार चुनने का हो सकता है। वहीं आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि उनका बहुत सोसाइटी के साथ मिक्सअप नहीं होगा, इस नाम पर कि वो वैश्य जाति से आती हैं, इसलिए दांव लगा दिया गया। चूंकि बिहार के चुनाव में जाति और जाति के आधार पर निर्णय ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। भाई अगर ये कास्ट हैं तो वो वैश्य हैं, तो कास्तों का एक अपना रहेगा कि कास्ट उम्मीदवार को हम वोट करें, वैश्यों को लगेगा कि हम कास्ट को क्यों, हम वैश्य क्यों नहीं। चूंकि दोनों वोटर, कास्ट वोटर जो सवर्ण वोटर है अर्बन और वैश्य वोटर, ये दोनों ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर हैं। ये डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को अपने साथ जोड़ पाती है या रेखा गुप्ता के साथ वैश्य समाज जाकर के जुड़ जाती है जो बीजेपी के साथ खड़ी रहती है। ये एक सवाल है और एक इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल। दूसरी बात, आरजेडी क्या रेखा गुप्ता के लिए उतनी ऊर्जा झोंक पाएगी जितनी ऊर्जा बीजेपी झोंक रही है अभिषेक कुमार या अभिषेक सिन्हा बंटी के लिए। चूंकि सांगठनिक धार 24 वार्ड हैं, 424 बूथ हैं, एक एक बूथ पर जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से अपना नेटवर्क डाला है, विधायकों को टास्क दे रखा है, जिस तरह से संगठन के एक एक व्यक्ति को कहा है कि आपकी ये जिम्मेवारी होगी, पन्ना प्रमुख से उसकी काम शुरू होते हैं और वो चले जाते हैं ऊपर तक, वो सांगठनिक एकता, सांगठनिक क्षमता आरजेडी के कैंडिडेट के साथ मुझे नहीं दिखता है। तो एक तो कि अति साधारण परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांगठनिक धार बीजेपी के पास है, जिसका लाभ अभिषेक सिन्हा को मिलेगा। कास्ट समाज से आते हैं, इसका लाभ भी उनको मिलेगा। और तीसरी चीज की केंद्र और राज्य दोनों जगह बिहार में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी मंत्री हैं। तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह पहला चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के लिए ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें अभिषेक सिन्हा की जीत और अभिषेक सिन्हा की हार दोनों का क्रेडिट डिस्क्रेडिट सम्राट चौधरी को मिलेगा। तो सरकार की प्रतिष्ठा, भारतीय जनता पार्टी का एकदम अति साधारण कार्यकर्ता को टिकट देना, वैश्य समाज ही वहां अधिकांश बार वहां से जीतते आए रहे हैं बांकीपुर से, पार्टी चाहे जो, लेकिन उम्मीदवार जो जीतता है वो कास्ट समाज का ही जीतते रहा है। तो अभिषेक सिन्हा का कास्ट समाज से होना और एक कार्यकर्ता जिसकी पहुंच एक एक व्यक्ति तक है, ये सारे फैक्टर्स हैं इनके साथ। वहीं रेखा गुप्ता वैश्य समाज से हैं, महिला हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी 46,000 वोट लाई थी, हालांकि जितना नितिन नवीन लाए थे उसके आधा से भी कम ये वोट ला पाई थी, फिर भी उपस्थिति तो थी ही ना। देखते हैं रेखा गुप्ता इस बार कितना प्रभाव डाल पाती है। हाँ, 2 सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ, इमेज वगैरह का कोई बहुत महत्व जनता के बीच में नहीं रह गया है। अगर इमेज का महत्व होता तो जनता शायद, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, केसी सिन्हा जैसा पढ़ा लिखा हुआ एकेडमिक व्यक्ति को चुनाव से किनारे कर देती है कि परिणाम आपको नहीं देंगे, और किस किस तरह के लोगों को सदन में चुन करके भेज देती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। धन भी बहुत मायने नहीं रखता है, धन किनके पास बहुत अधिक है, जनता तो अब उन्हीं को ज्यादा पसंद करती है। चलिए भाई, इनके पास इतना धन है, ये ज्यादा सक्षम है, ज्यादा तरीके से हम लोगों को लाभ दे पाएंगे। वो तो साधारण कार्यकर्ता है, उनको क्या, उनके हिस्से में हमारे हिस्से में उनसे क्या आने वाली है। इसलिए धन, प्रभाव
ये सब अब जनता के लिए मुद्दे नहीं है। मुद्दे ये हैं कि बीजेपी की सांगठनिक धार, प्रतिष्ठा, सरकार की, अभिषेक सिन्हा का जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, खुद एक कार्यकर्ता के रूप में 27 वर्षों तक की सेवा और कायस्थ जाति का होना, ये फैक्टर इनके साथ हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समाज की हैं, पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म की थी, रनर की भूमिका में थी। देखते हैं रेखा गुप्ता पार्टी का लाभ कैसे ले पाती हैं और क्या वैश्य समाज जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते रहा है, क्या वो वैश्य समाज रेखा गुप्ता पर ही मुहर लगाती है या वो बीजेपी के तरफ मुड़ती है। इन चीजों के बीच में थोड़ी तस्वीर साफ होने दीजिए और 2-4-5 दिन के बाद हम लोग और स्पष्टता से बात करेंगे। 2-3 बार मैं बांकीपुर विधानसभा में हो आया हूँ, लोगों से मेरी बात भी हुई है। नामांकन के बाद चीजें और स्पष्ट होंगी। बिल्कुल सर, बांकीपुर सीट पर जिस तरह से मुसलमान वोटर्स का कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि इस सीट पर करीब 14% कायस्थ हैं, 7% भूमिहार, 7% ब्राह्मण और 5% राजपूत हैं। तो ये जो 10% मुसलमान हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बीजेपी की कोशिश अपना जो ट्रेडिशनल सवर्ण और वैश्य वोट बैंक बचाने की है, जैसा आप बोल रहे हैं लगातार सवर्ण और वैश्य वोट बैंक मोस्टली बीजेपी के साथ ही रहता है और आरजेडी की नज़र जो है वो मुस्लिम यादव के साथ वैश्य वोटों पर भी है। जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार उतारे, प्रशांत किशोर खासकर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सवर्ण और मुस्लिम वोट में स्प्लिट होता है तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है ऐसे में। और बांकीपुर बाईपोल में जो एक सवाल यही है कि 10% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जिस तरह से चल रहा है, माना जाता है कि मुस्लिम वोटर उसी उम्मीदवार के साथ जाते हैं जिधर बीजेपी को हराने की सबसे मजबूत संभावना दिखती है। इस बार जो इक्वेशन हो सकता है कि बदले, प्रशांत किशोर मैदान में हैं और मुस्लिम आउटरीच पर जोर भी दे रहे हैं वो, तो क्या लगता है आपको किस तरह से अगर मुस्लिम वोट किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में कंसोलिडेट हो गया तो मुकाबला जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है? तो कैसे गेम चेंजर ये साबित हो सकता है और मुसलमानों को कौन साध पाएगा इस बार बांकीपुर में? नहीं, बिल्कुल आपके सवाल हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम मतदाता की प्रायोरिटी ये होती है जनरलाइज्ड वे में। अब ऐसे उनके भी जो कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगी उनका ओरिएंटेशन उन्हीं के तरफ होता है। तो 10% मुस्लिम मतदाता तो हैं और वो देखते हैं कि क्या वो मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, रेखा गुप्ता की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। एक उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस ने भी दिया है, मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, तारिक अनवर, कोई मुस्लिम कैंडिडेट, उन पर दाव लगाया है कि क्या वो स्वजातीय पर मुहर लगाते हैं कि ताकि हम अपनी ताकत दिखाएं। इतनी बात तो जरूर है, जितने कैंडिडेट होंगे, जितने भागों में चीजें बटेंगी, स्वाभाविक रूप से उसके फायदे बीजेपी को होगा। प्रशांत किशोर अगर विपक्ष के साझा उम्मीदवार होते या रेखा गुप्ता ही साझा उम्मीदवार होती, अभी तो कांग्रेस की ही मरमरिंग दूर नहीं हुई है। वो अपने मुख्य प्रवक्ता से कहवा रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो होंगे वो रेखा गुप्ता हो। बीजेपी के तरफ, कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसा अधिकृत तो बयान नहीं आया है। सीपीआई-एमएल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो ये 10% मुसलमानों का वोट तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अगर वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो जाता है, मैं अगर की बात करता हूँ, 10% वोट का एक बहुत बड़ा स्टेक होता है और वो स्टेक बीजेपी को नुकसान काफी पहुंचा सकता है। आमने सामने की लड़ाई में परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो पहले मुसलमान आजमाएंगे रेस में रेखा गुप्ता है या रेस में प्रशांत किशोर। अगर रेखा गुप्ता के साथ, चूंकि वो वैश्य जाति से हैं, वैश्य के लोग आ जाएंगे, आरजेडी के वोटर आ जाएंगे, क्योंकि एक वोट बैंक को हम लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं बांकीपुर, वो है अति पिछड़ा वोट और दूसरा है दलित महादलित वोट। 19-20% दलित महादलित है बांकीपुर विधानसभा। वो 3,77,000 का वो कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें हम लोग दलित महादलित और अति पिछड़ा के वोट को किनारे करके चल रहे हैं।
अगर दलित, महादलित, अति पिछड़ा, सवर्ण, मतलब कि अगर कैस्ट को छोड़ भी दिया जाए और मुस्लिम प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें कि ये कास्ट कॉम्बिनेशन या सोशल इक्वेशन ऐसा कुछ प्रशांत किशोर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। रेखा गुप्ता वैश्य समाज की हैं तो वो 46,000 वोट से 43,000 आया था उनको, 46,000 कुछ, वो वोट तो केवल वैश्य समाज का नहीं वोट होगा, और भी ली होंगी, और भी जातियों का वोट उनको मिला होगा। तो त्रिकोणीय फाइट हो सकता है और उसमें परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो ये 10% मुस्लिम वोट पहले आजमाएंगे। क्या रेखा गुप्ता टक्कर दे रही हैं बीजेपी कैंडिडेट को या प्रशांत किशोर दे रहे हैं? अगर प्रशांत किशोर देंगे तो मुसलमानों को प्रशांत किशोर से भी कोई परहेज नहीं है। प्रशांत किशोर के तरफ वो मुखातिब होकर के, चूंकि वो सीधे ललकार रहे हैं सम्राट चौधरी को, क्या क्या वो कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, 7वीं पास की बात तो वो कई बार कर चुके हैं, विजनलेस मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये सारी बातें तो मुस्लिम समाज को अपील कर सकती है कि प्रशांत किशोर हैं जो सीधे सीधे सीएम को चुनौती दे रहे हैं। रेखा गुप्ता चूंकि आरजेडी के बैकग्राउंड से हैं तो आरजेडी के साथ तो मुस्लिम यादव का एक समीकरण है, और मुस्लिम यादव समीकरण में अगर रेखा गुप्ता आश्वस्त करती है कि वैश्य का वोट तो मिलेगा ही, अगर यादव मुस्लिम का वोट भी हमारे साथ खड़ा हो जाए और अति पिछड़ा और दलित महादलित का वोट लेने में कामयाब होंगे तो प्रशांत किशोर क्या हम ही चुनौती दे देंगे भाजपा को, आप मेरे साथ खड़ा हो जाइए। तो ये 10% वोट थोड़ा सा भी साइलेंट है, बहुत मुखर होकर के लोग नहीं बोल रहे हैं कि हम रेखा गुप्ता के साथ खड़े होंगे कि प्रशांत किशोर के साथ खड़े होंगे। लेकिन वही नॉमिनेशन का डेट जैसे ही खत्म होगा 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शहर के वोटर बहुत साइलेंट नहीं होते हैं, थोड़ा मुखर होते हैं, वो कुछ ना कुछ चीजें निकल के आने लगती है। तो पहले पता तो चल जाए कि बीजेपी के साथ टक्कर में कौन है, प्रशांत किशोर हैं या रेखा गुप्ता है। प्रशांत किशोर को लग रहा है कि हम वेल नोन फेस हैं, हमारी कनेक्टिविटी है, अगर बीजेपी को हरा पाएंगे तो हम ही हरा पाएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ छोड़ दीजिए, हम मोदी तक के आवाज चली जाएगी, इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी बांकीपुर की हार की और मेरी जीत की। तो देखते हैं प्रशांत किशोर कितना कनेक्ट कर पाते हैं। रेखा गुप्ता तो उसी बैकग्राउंड से आई है, मुस्लिम यादव समीकरण के बैकग्राउंड से। आरजेडी ने अगर कैंडिडेट बनाया है तो वो तो ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो वोट तो उनके साथ खड़ा रहता है। तेजस्वी जी अभी यूरोप में है, यूरोप से लौटते हैं, कब लौटते हैं, किस तरह से वो मुस्लिम यादव को एक करने में कामयाब होते हैं, और आमने सामने की टक्कर में प्रशांत किशोर किनारे कर दिए जाते हैं, रेखा गुप्ता और ये आ जाती हैं अभिषेक सिन्हा। थोड़ा समय लगेगा, अभी तो मुस्लिम लोग साइलेंट हैं, लेकिन हाँ ये 10% का स्टेक प्रशांत किशोर के साथ भी खड़ा होगा तो पलड़ा भारी हो जाएगा, और ये 10% रेखा गुप्ता के साथ भी खड़ा हो जाएगा तो उनके पलड़े भारी हो जाएंगे। तारिक अनवर तो उनके स्वजाती हैं, तारिक अनवर को किस आधार पर पारस जी ने उम्मीदवार बनाया है वो तो तारिक अनवर को अपनी क्षमता, अपनी ताकत का पता होगा। देखते हैं ये 10% किनके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल सर, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में है। मामला उनके जो E20 पेट्रोल वाले वीडियो से जुड़ा है। मनीष कश्यप ने दावा किया कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में E20 पेट्रोल भराने के बाद कार में इंजन प्रॉब्लम आ गई, लेकिन टोयोटा ने इन दावों को मिसलीडिंग बताते हुए FIR दर्ज करा दी है। और कंपनी का कहना है कि हाई क्रॉस E20 कंपैटिबल है और खराबी की वजह E20 नहीं हो सकती। इसके बाद मनीष ने अपनी कार बेचकर डीजल व्हीकल खरीद ली और सरकार और नितिन गडकरी पर भी सवाल उठाए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस FIR के बाद मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी या मामला जो है वो कानूनी लड़ाई तक ही सीमित रहेगी? देखिए, गिरफ्तारी भी ऐसे मामलों में होती है। अगर E20 का मामला है, मैं टोयोटा के कोई स्टेक होल्डर थे गुलाटी, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ये मिथ है,
कोई मामला नहीं है, हमारा इंजन का उस पेट्रोल के साथ बिल्कुल फ्रेंडली ये है, और उन्होंने जो पेट्रोल डाला है अपनी गाड़ी में वो कोई मिश्रित पेट्रोल या कोई ऐसा पेट्रोल जिसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं उसको डाल करके ब्लेम कर रहे हैं। तो पहले तो उनको नोटिस किया जाएगा कि इस तरह की भ्रामक चीजों को आप क्यों करते हैं। पहले आप तथ्य को तो पता कर लेते कि इंजन और इंजन में डाला गया E20 पेट्रोल की गड़बड़ी है, या जिस पेट्रोल टंकी से आपने या पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल डाला है उस पेट्रोल पंप में गड़बड़ी थी, वो गलत तरह का पेट्रोल आपके गाड़ी में डाल दिया। तो FIR तो हो गया है। E20 पेट्रोल को लेकर के टोयोटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों ने सार्वजनिक स्पष्टीकरण भी दिया है, जारी किया है, और इसके बाद ही विवाद और बढ़ा है। फिर नितिन गडकरी के बयान आए हैं। तो अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो पहले तो इनको नोटिस भेजी जाएगी। FIR तो हो गया है। अब FIR जब हो जाता है तो फिर उसके बाद तो बेल आपको कोर्ट से ही लेना पड़ेगा। तो कोर्ट में तो मैटर चला गया, ये सब जुडिस मैटर हो गया। अब तो बेल लेने के लिए इनको जाना होगा, तो बताना होगा, और फिर देखते हैं कि क्या सरकार क्या स्टैंड लेती है। अगर मैं देख रहा था वो बजाते वो जो गुलाटी थे वो बार बार कह रहे थे कि हमने कई गाड़ियों पर टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद E20 पेट्रोल से कहीं किसी इंजन या माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ा है। और बाद में जब नितिन गडकरी जी का बयान आया तो मनीष कश्यप के जो भी आवाज थी वो बदली बदली हुई लग रही थी। तो देखते हैं कि तथ्य क्या था और तथ्यों के आधार पर मनीष कश्यप आरोप लगा रहे थे या तथ्य इसमें कुछ नहीं था। तो ये तो जांच का विषय है। अब वो अपनी गाड़ी बेच दे, खरीद ले, लेकिन उनकी गाड़ी तो कहीं है ना जिस गाड़ी को आधार बना करके उन्होंने आरोप लगाया, उसकी इंजन की जांच तो कराई जाएगी ना। नितिन गडकरी जी तो भी तो वीडियो में तो यही तो कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने अपनी गाड़ी ही देने से इनकार किया, फिर गाड़ी दी गई तो कुछ पानी, कुछ मिश्रित पेट्रोल मिला। उस इम्प्यूरिटीज के वजह से अगर उनका इंजन कहीं से सीज कर गया या उसमें कोई गड़बड़ी आई या इंजन माइलेज ठीक नहीं दे रहा था, उसके लिए E20 की पॉलिसी कहां से जिम्मेवार होगी। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ, जिसने सरकार ने नीति बनाई है और उन नीतियों के खिलाफ अगर मनीष कश्यप ने कोई बात कही है तो इसको लेकर के तो सरकार एक्शन ले ही सकती है। और वो कंपनियां जो गाड़ी बना रही हैं वो कंपनियां तो खुल करके स्पष्टीकरण दे रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम E20 का हम तो इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हैं। मनीष कश्यप एक बात और कह रहे थे कि सरकार की योजना थी कि इसको हम 30 में लॉन्च करेंगे, 26 में इतनी हड़बड़ी में लॉन्च करने की क्या जरूरत थी। सरकार E20 पेट्रोल और E20 पेट्रोल से बनी हुई गाड़ियों में टेस्ट करने के बाद ही उनको परमिट किया होगा, चाहे टोयोटा हो या महिंद्रा हो। अब मनीष कश्यप की गाड़ी किन वजहों से, नितिन गडकरी के अपने ये है कि वो E20 पेट्रोल की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि जिस पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल लिया उसमें जब जांच कराई गई तो वो पेट्रोल में पानी मिला और इम्प्यूरिटीज मिला, जो E20 के वजह से गड़बड़ी नहीं। गुलाटी भी वही कह रहे हैं। आपके सवाल है कि क्या FIR के बाद आगे की कार्रवाई क्या हो। आगे की कार्रवाई तो FIR जब कर दी है कंपनी तो जांच तो होगी ना। जांच में तथ्य सामने आएंगे तो कुछ भी संभव। अगर ये सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हर यूट्यूबर अगर इस तरह की भ्रामक चीजें चलाने लगे तो सरकार की साख पर तो एक सवाल होगा। अगर सरकार को लगेगा कि हाँ E20 पेट्रोल से जो इंजन ये होता है, संचालित होता है, उसमें गड़बड़ी है, तो फिर मनीष कश्यप दंडित नहीं किए जाएंगे। अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में तो फैक्ट्स दोनों रखेंगे, मनीष कश्यप भी रखेंगे कि हमें आरोप लगाने का आधार क्या था, किस आधार पर हमने आरोप लगाया, और सरकार या वो कंपनियां भी, जो कंपनी FIR की है वो भी कोर्ट में रखेगी कि हमारे इंजन की जांच करवा ली जाए, E20 फ्रेंडली है, इनकी गड़बड़ी में किस तरह का इन्होंने
फ्यूल लिया, किस तरह का पेट्रोल लिया, या वो E20 के नाम पर अगर ये ब्लेम कर रहे हैं, ये मामला कोर्ट में चला गया है। FIR के बाद चीजें अब चली जाती हैं जुडिशियरी में, और फिर ये सब जुडिस है, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि इसमें तथ्य क्या है। तो अब तो सजा होना ना होना तो ये फैक्ट्स के आधार पर निर्भर करता है कि क्या मनीष कश्यप के आरोप सही थे या मनीष कश्यप के आरोप भ्रामक थे। सर, बिहार में अब मेट्रो से भी फास्ट रैपिड रेल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने पटना गया, पटना मुजफ्फरपुर, पटना से बेगूसराय और पटना से आरा के लिए 4 रैपिड रेल कॉरिडोर का प्लान किया है। फिलहाल NCRTC को DPR और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन करीब 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। अगर प्रोजेक्ट पूरा होता है तो जैसा कि मेंशन्ड है उसमें कि पटना से गया करीब 1 घंटे में, मुजफ्फरपुर 50 मिनट में, आरा 45 मिनट में और बेगूसराय 70 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और सरकार का ये भी दावा है कि इससे ट्रैवल टाइम जो है वो कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब और बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। हालांकि अभी सिर्फ ये प्लानिंग स्टेज पर है, कंस्ट्रक्शन और लॉन्च में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो रैपिड रेल की बात तो हो रही है, मेट्रो भी पूरी तरह से संचालित एक तरह से बस पटना में ही देखेंगे तो पटना में ही हुआ है। तो 1.44 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो क्या ये सच में गेम चेंजर साबित होगा और इन्वेस्टमेंट और जॉब क्या इससे बढ़ेगी? और सर, सेमी हाई स्पीड रेल सेवा कब तक शुरू हो सकती है, क्योंकि प्लानिंग के स्तर पे ही अभी काम हो रहा है और जिस तरह से और भी सारी चीज़ें इसके बारे में चल रही है, आप सब कुछ थोड़ा विस्तार से इसको बताएं। 1 साल का शायद इन लोगों ने टाइम लिया है कि 1 साल में इसको हम लोग चालू करेंगे। 4 शहर बिल्कुल सही आप नाम ले रही थी, आरा, गया जी, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के लिए। और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत इन शहरों के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर की DPR बनाने पर मुहर लगा दी गई है। 31.59 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं इसके लिए, और ये DPR समेत सारी प्रक्रियाएं 1 साल में पूरी होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद बिहार 5वां राज्य है जहां रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर ग्रेटर पटना मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। सैटेलाइट टाउनशिप के विकास में भी मदद मिलेगी, और इससे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को तेज गति से इसका DPR बनाने का काम दिया गया है। NCRTC ने ही इन्हें 4 कॉरिडोर को चिन्हित किया है, और ये 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार जिसकी चर्चा आप कर रही हैं के चलते सफर का समय आधा हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं, ये थोड़ा इंफॉर्मेशन था जो मैं शेयर किया आपके साथ। अभी भी अर्बनाइजेशन बिहार में 15%। सरकार की योजना है कि जब हम और सैटेलाइट टाउनशिप, जिसके बारे में सरकार कह रही है कि 12 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करेंगे, तो 35% तक हमारा अर्बनाइजेशन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब अगर 35% तक अर्बनाइजेशन होता है तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, लेकिन पटना एक लिमिटेशन में है। एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ पुनपुन है, और 2 नदियों के बीच में पटना की ज्योग्राफी बिल्कुल ऐसे लंबा उत्तर से दक्षिण यह फैला हुआ है। तो आपको तो सैटेलाइट टाउन के लिए बाहर जाना ही होगा। अब गया, अगर 1 घंटे में पटना से लोग गया पहुंच जाएंगे, तो कोई गया का व्यक्ति या गया जी का व्यक्ति पटना क्यों रहना चाहेगा? अगर वो 5 बजे उसका काम समाप्त होगा, 5:30 बजे वो एक टिकट लेगा और 6 बजे 6:30 बजे वो गया में होगा। 1 घंटा तो पटना के किसी कॉर्नर में जाने में लग जाता है, और अगर ट्रैफिक सब कुछ स्मूथ रहा तब। नहीं स्मूथ रहने पर तो फिर पटना में ही हम लोग नहीं तय कर पाते हैं कि कितना देर में वहां पहुंचे। तो अगर इस तरह की सेवाएं, तो सैटेलाइट टाउन विकसित हो जाएगा। सैटेलाइट टाउन विकसित होगा तो वहां पर एक मार्केट डेवलप करेगा। तो मुजफ्फरपुर हो या गया जी हो
या जो आरा और इसके बगल के जो और क्षेत्र आरा है या बेगूसराय है, अगर इन जगहों पर लोग बसने लगेंगे, रहने लगेंगे और वहां से रैपिड रेल सेवा के माध्यम से आने जाने लगेंगे, मोटा मोटी दूरी वही है जो दिल्ली से नोएडा की दूरी है। मैक्सिमम लोग तो नोएडा में ही रहते हैं, लेकिन अपने को दिल्ली से कनेक्ट किए हुए रहते हैं, इसलिए कि वो मेट्रो में बैठे और तुरंत दिल्ली पहुंच गए, कोई परेशानी नहीं होती है। रैपिड रेल सेवा शुरू होगी तो क्यों ये पटना पर जो एक्सेस लोड आ रहा है वो एक्सेस लोड तो घटेगा। बेगूसराय डेवलप कर जाएगा, मुजफ्फरपुर डेवलप कर जाएगा, आरा इधर डेवलप कर जाएगा, इधर गया जी डेवलप कर जाएगा, तो उसके बीच में और कनेक्टिविटी। जापान में तो लोग कई कई मतलब कि 500-500 किलोमीटर दूर बसते हैं और जहां पर उनका डेस्टिनेशन होता है, जहां पर उनके ऑफिसेज होते हैं, जाकर के काम करते हैं, फिर लौट आते हैं। तो निश्चित रूप से ये गेम चेंजर साबित होगा, ये बड़ी योजना होगी। लेकिन मैं लगा रहा हूं, उम्मीद थी चुनाव के पहले मेट्रो का उद्घाटन हो गया था पटना में, लगा था कि मेट्रो पटना में स्मूथली हम लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। अभी तक तो बहुत फंक्शनल नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा, और अब कहा जा रहा है कि उसके लिए पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले आप फंक्शनल बनाइएगा तब ना प्रॉफिट और घाटे की बात कीजिएगा, कि लोगों को लगे कि चलो इतने रुपए हम डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ऑटो वाले पैसा बढ़ा दिए, हम मेट्रो में बैठेंगे और यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। आप तो पहले उसको फंक्शनल बनाए ही नहीं है, तो फिर अभी से ही सरकार और मंत्री जो विभाग के हैं उसके लाभ और घाटे का हिसाब किताब देने लगे। तो गया जी, आरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, तो इतने लोग हैं। मैं तो देखता हूं पटना से गया जी जाने में जितनी भी ट्रेनें खुलती हैं ओवरलोडेड होती है। मुझे नहीं लगता है कि सारे लोगों को बैठने की जगह भी मिल जाती है, कोई खड़ा होकर के, कोई कुछ करके। लेकिन अगर स्मूथली कई ट्रेनें वहां से चलने लगेगी, रैपिड रेल सेवा, तो गाड़ियों की सेवा क्यों लेंगे लोग? वो बैठेंगे ट्रेन में, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। पहुंच के बाद वहां पर उनका अपना ऑलरेडी परमानेंट पहले से वो सेटल्ड है, अलग से उनको घर बनाने की, मकान बनाने की कोई जरूरत, एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। ये बिहार के लिए गेम चेंजर नहीं, बहुत बड़ा हम समझते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी चेंजेज होगा, जिसमें पटना पर लोड घटेगा, इन शहरों में टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा और उसके कनेक्टिविटी में। अब पटना से गया जी की बात केवल मैं एक उदाहरण दे देता हूं कि मुझे लगता है कि पटना से जहानाबाद तक तो करीब करीब पटना से लोग जुड़ गए। जिस तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, और वहां लोग मॉर्निंग में निकलते हैं और आसानी से वो पटना आके काम करके शाम में लौट जाते हैं। थोड़ा गया जी को भी अगर स्मूथ कर दिया जाए, कभी तो पहले सिंगल लाइन था, अब डबल लाइन हो गया पटना से गया जी के लिए, अब रैपिड रेल शुरू हो जाएगी, तो पटना से गया, पटना से मुजफ्फरपुर, पटना से आरा, पटना से बेगूसराय, ये सब जगह लोग आने जाने लगेंगे, उन शहरों का विकास होगा। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार का कितने वहां के इंपॉर्टेंट शहर आपको मिल जाएंगे। लखनऊ पर ही पूरा लोड थोड़े है, कानपुर में भी मिल जाएंगे, वाराणसी में भी मिल जाएंगे, उधर गोरखपुर में मिल जाएंगे, इलाहाबाद में मिल जाएंगे, कितने शहर हैं। बिहार में कितने शहर आपको उस तरह के मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश की तरह वेल डेवलप्ड शहर हैं, जहां लोग रहना, बसना, काम करना पसंद करते हैं। तो रैपिड रेल इन शहरों को तो संजीवनी दे देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पटना का ओवरलोड भी कम होगा। अब कह तो दिए कि आप गंगा में तो घर बना नहीं सकते हैं, इधर पुनपुन में भी घर नहीं बना सकते हैं, और गंगा पुनपुन के बीच में ये पटना शहर बसा हुआ है। तो 2 नदियों के बीच में ये शहर बसा हुआ है जो ओवरलोडेड है, और सिस्मिक स्केल पर भी 6 सिस्मिक स्केल पर ये शहर बसा हुआ है, जिसको रोज एक नया कॉलोनी बस रही है और उसका लोड पड़ रहा है। कभी हम लोग अलग से इसके ज्योग्राफिकल रीजन पर बात कर लेंगे। अगर हल्का सा भी 6 सिस्मिक जोन का भूकंप अगर आया तो ये अर्थक्वेक प्रूफ तो घर यहाँ बन नहीं रहा है, कोई प्लांट सिटी तो बना नहीं रहे हैं पटना में कि नहीं सब कुछ एकदम कॉलोनियां प्लांट बन रही है। वैसी स्थिति में जहां स्पेस है वो गया जी के चारों तरफ
इधर बेगूसराय के चारों तरफ, आरा के चारों तरफ, मुजफ्फरपुर के चारों तरफ, क्या दिक्कत है? पटना उनका एक केंद्र हो सकता है, आएंगे काम करेंगे। या एयरपोर्ट भी अब तो अलग अलग जगह दिया ही जा रहा है, बिहटा में, सोनपुर में, पटना में। उनको फ्लाइट ही पकड़नी है, वो रैपिड रेल सेवा से आएंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, चल देंगे। तो एक बड़ा चेंज होगा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ये गेम चेंजर साबित होगा। ड्यूरेशन तो 1 साल इन्होंने रखा है, लेकिन मेट्रो का भी तो ड्यूरेशन रखा था। ड्यूरेशन पर क्या बात की जाए, ये कब तक होगी? लेकिन जितना जल्दी और जब भी हो जाएगा, एक बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अभी बहुत फ़र्क रहता है अमूमन जब प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।